मुझे क्यों आया प्रधानमंत्री जी का कॉल? जी हाँ, मुझे प्रधानमंत्री जी का कॉल आया था, लेकिन सवाल ये है कि वो पूछना क्या चाहते थे एक आम नागरिक से? क्या वो ये पूछना चाहते थे कि उन्होंने जो चीते लाए हैं, उन्होंने हमारे दिल जीते हैं या नहीं? या फिर वो ये पूछना चाह रहे थे कि जो मीडिया में उनकी वाहवाही हुई, उसको लेके हमारे क्या विचार हैं? या फिर वो ये पूछना चाह रहे थे नहीं, या फिर वो इस बात को लेके चिंतित थे कि ये जो भारत जोड़ो यात्रा चल रही है, कहीं वो उन्हें आने वाले चुनावों में डिफेक्ट तो नहीं करेगी, जैसे गुजरात हिमाचल में भी चुनाव ने। तो आइए प्रधानमंत्री जी के एक एक सवाल को ढूंढने की कोशिश करते हैं, जिसके लिए क्रांतिकारी बांग्लादेश की आज़ादी में हिस्सा लेने वाले हमारे प्रधानमंत्री जी ने हमें फ़ोन किया था। तो चलिए, सबसे पहला सवाल ये था प्रधानमंत्री जी का कि क्या चीता ने दिल जीता? सबसे पहले बात उस चीते की जो विलुप्त हो चुका था और उसे करीब 1952 साल 1952 भारत की आज़ादी के 5 साल जब पूरे हो गए थे, तब से उसे नहीं देखा गया पूरे भारत में। तो उसको लाने की कई पहले की गई। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने सबसे पहली पहल की, लेकिन नहीं आ पाया। फिर 2004 से 2014 के बीच में कांग्रेस की सरकार ने भी पूरी कोशिश की कि चीता लाया जाए, पर वो अपने कार्यकाल में नहीं ला पाए। हालांकि बात तब से चल रही थी, उसके बाद अभी जाके फाइनली नमीबिया से 8 चीते भारत में लाए गए। तो ये जो चीता का फीता काटा है प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपने जन्मदिन के शुभ अवसर पर, तो इसको लेके ना मीडिया में बहुत वाहवाही हुई। खैर, चलते हैं अब उस ओर। अब आते हैं न्यूज़ चैनल के स्टार एंकर्स की पिछले हफ्ते की चीता चालीसा वाली रिपोर्टिंग पर। तो अचानक वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट बन गए थे हमारे जो मीडिया के एक्सपर्ट्स हैं, मतलब जो न्यूज़ के विशेषज्ञ हैं, वो वाइल्ड लाइफ विशेषज्ञ बन गए थे। वो चीता क्या खाता है, चीता कब विश्राम करता है, चीता कब क्या करता है, सब बता रहे थे। और कुछ 7-8 हेडलाइन ऐसी है जिनको सुन के ना आपको मज़ा सा भी बड़ा आएगा। तो मैं वो कुछ 7-8 हेडलाइन आपको बताता हूँ। तो पढ़ रहा हूँ मैं देख के। पहला था, शेर आया चीता लाया। मतलब आप सोच सकते हो, हमारे जो प्रधानमंत्री है 56 इंच की छाती वाले, उनको जानवर से कंपेयर कर दिया। शेर आया चीता लाया, चीता रिटर्न्स, मोदी चीता और हैप्पी बर्थडे, नमस्ते चीता, नमस्ते चीता। सोच सकते हैं आप, नमस्ते चीता। नमीबिया टू इंडिया, इंडिया चीता चालीसा। आपको मजाक लग रहा था कि मैं चीता चालीसा ऐसे बोलो, ये शो है। TV9 भारतवर्ष ने ये शो चलाया, नमीबिया टू इंडिया चीता चालीसा। ठीक है। फिर एक चैनल का मुझे नाम नहीं याद है, पर हाँ ये हेडलाइन में देख रहा था बैठे बैठे। तो एक चैनल ने ये भी चलाया था कि नेहरू सोचते रह गए और PM मोदी ले आए 8 चीते। सोच सकते हैं किस हद की चाटुकारिता हो रही है, क्या टूटी रीढ़ का परिचय दिया जा रहा है हमारे इस वक्त पत्रकारिता जगत में। खैर, मैं भी उसी से बिलोंग करता हूँ, लेकिन मैं ऐसी चाटुकारिता से थोड़ा बचता हूँ। खैर, आगे चलते हैं। मीडिया लोग के ये चीता पुराण चल, खैर ये मीडिया का चीता पुराण तो उनके मीडिया लोक में चल ही रहा था कि सोशल मीडिया पे, ट्विटर पे बेरोजगार टूट पड़े। उन्हें भी मोदी जी का बर्थडे सेलिब्रेट करना था भाई, वो क्यों पीछे रहे? उन्होंने भी सरकार की नज़रों में, मतलब वो कह लेना सरकार की नज़रों में अर्बन नक्सल और कुछ गलत टाइप के लोग जो होते हैं, जो सरकार के विरोधी, धुर विरोधी कह लो, मैं तो कहता हूँ। ठीक है, क्योंकि जो रोजगार मांग ले, जो सवाल उठा ले, वो विरोधी हो सकता है सरकार का, वो सरकार का चाहता तो हो नहीं सकता। तो जो सरकार के कुछ विरोधी लोग थे वो उतर गए मोदी जी के बर्थडे पे। उन्होंने मोदी जी का बर्थडे कुछ इस प्रकार मनाया कि उन्होंने मोदी जी के बर्थडे को राष्ट्रीय जुमला दिवस, राष्ट्रीय बेरोजगारी दिवस और मोदी आया बेरोजगारी लाया जैसे हैशटैग के साथ ट्विटर पे सेलिब्रेट किया। खैर, वैसे ये सब फालतू की बातें मेरे हिसाब से। कहाँ है इस देश में बेरोजगारी? अमित शाह के बेटे जैसा, आप जानते होंगे, उनको रोजगार पे लगाने के लिए BCCI का पूरा कानून बदल दिया गया ताकि इनकी बादशाहत बनी रहे। हालांकि बात यह था कि सौरभ गांगुली की अब प्रेसिडेंसी आगे बढ़ जाएगी कुछ दिन BCCI में, लेकिन उसके बावजूद जय शाह तो बने ही रहेंगे ना। अभी जय शाह सचिव है BCCI में, लेकिन आगे चल के उनकी जाहिर सी बात है अब और तरक्की ही होनी है इस कानून के संशोधन के बाद। और भाई आप मतलब आप रोना रोते रहो, कुछ काम नहीं है, बस रोना रो सकते हो आप। मतलब अडानी, मित्रता का फल ये मिला अडानी जी को कि आज मैं बस फॉलो कर रहा था उस लिस्ट में, अडानी जी किस स्थान पर पहुंच रहे हैं, चौथा, तीसरा, दूसरे स्थान पे पहुंच गए। मतलब समझ सकते हैं आप, 130 करोड़ की आबादी वाले देश, जिसमें शायद बहुत से लोग ऐसे रात में सोते हैं जिनके पास 2 टाइम का खाना भी नहीं है। कितने लोग भूखे सोते हैं जिस देश में वहां का एक उद्योगपति दुनिया का दूसरा सबसे धनी व्यक्ति है। और सबसे बड़ी बात, प्रधानमंत्री मोदी जी के आने के बाद दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की हुई है अडानी जी की। आप कहीं भी पोर्ट्स पे जाओ, सबसे ज़्यादा जो बिजनेस फैला है अडानी जी का पोर्ट से शुरुआत की थी उन्होंने।
पोर्ट से आज एयरपोर्ट, एयरपोर्ट से आज फैक्ट्रीज, मतलब जहां जाओ अडानी आपको लिखा दिख सकता है। मैं ये कह रहा हूँ, एयरपोर्ट, मतलब सब कुछ ले रखा है। बस न्यूज़ बची थी, न्यूज़ में भी ये एनडीटीवी को खरीद चुके हैं। मतलब विकास हो रहा है किसी का तो अडानी जी का हो रहा है। मतलब देखिए, उद्योगपति देश में सिर्फ एक अडानी जी नहीं होना चाहिए, तो समूचा विकास होना चाहिए, सबका होना चाहिए, लेकिन हुआ अडानी जी का। खैर, प्रधानमंत्री जी की कॉल का ये जवाब नहीं हो सकता, पर हाँ, प्रधानमंत्री जी को ये बातें भी प्रधानमंत्री जी तक पहुंचानी जरूरी है, माननीय आदरणीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी तक। खैर, अब आते हैं राहुल बाबा की 41,000 वाली टी शर्ट पर। अच्छा, मैं एक बात ना गारंटी से कह सकता हूँ कि जितनी चर्चा ये 41,000 की टी शर्ट की हुई है ना, उतनी ये जो भारत जोड़ो यात्रा चल रही है, कन्याकुमारी से शुरू हुई है, कश्मीर पे जाके ख़त्म होगी, और भी बहुत सारी इसकी डिटेलिंग है, मैं आपको आगे बताऊंगा वीडियो में, उसकी भी चर्चा नहीं हुई जितनी चर्चा हुई कि अरे इस आदमी ने 41,000 की टी शर्ट पहन ली। मतलब ये चर्चा का विषय जरूर होना चाहिए, क्योंकि वो आदमी जहां सादगी की बात करता है, भारत जोड़ने की बात करता है, उसके पास 41,000 की टी शर्ट है, 41,000 की टी शर्ट में घूम रहा है। लेकिन जब उस पर सवाल उठेगा तो क्या उन पे नहीं उठेगा जो 1.5 लाख के सूट पहन के चले जाते हैं, जो रैली दर रैली अपने कॉस्ट्यूम चेंज कर लेते हैं। मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, मैं कॉल का जवाब दे रहा हूँ। खैर, ये जो भारत जोड़ो यात्रा चल रही है, पिछले मुझे जहाँ तक याद है 7 सितंबर से इस यात्रा की शुरुआत हुई थी, और अभी जब ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो सोमवार का दिन है, और आज शायद 12वां दिन है। लेकिन टीवी मीडिया हो, डिजिटल हो, पोर्टल हो, चाहे मतलब प्रिंट मीडिया तक से इसकी खबर आपको बहुत ही कई छोटे मोटे उसमें मिल जाए, या अगर विवाद हुआ है कुछ तो ज़रूर मिल जाए, लेकिन वैसे आपको इस भारत जोड़ो यात्रा के बारे में कुछ खास जानकारी नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी? क्योंकि एक धड़ा है मीडिया का, या एक मीडिया के धड़ा के लोग ऐसे हैं जो नहीं चाहते कि इस भारत जोड़ो यात्रा के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आपको पता लगे। बहुत सी प्यारी फोटोज़ और वीडियोस भी सामने आई, जिस पे राहुल गांधी को आप वो करते देख सकते हो, बच्चों के साथ खेलते और बुड्ढों से घुलते मिलते देख सकते हो। हाँ, कुछ वीडियोस ऐसे भी आए जिन्हें निकाल के बीजेपी ने बताया कि एक में तो स्मृति ईरानी जी कहती नजर आ रही थी कि देखो ये तो वहाँ से निकले और बुद्धा जी की प्रतिमा पे हाथ तक नहीं जोड़ा इन्होंने। वो बात हालांकि बाद में गलत साबित हुई। स्मृति ईरानी का तो मुझे लगता है एक अलग से मंत्रालय बना देना चाहिए विपक्ष के विरोध के लिए, क्योंकि जितना मैंने उन्हें उनके काम के बारे में डिटेलिंग करते हुए नहीं देखा मीडिया के सामने, उससे ज़्यादा तो मैं उन्हें विपक्ष पे तंज कसते हुए, विपक्ष का विरोध करते हुए देखता हूँ, चाहे वो कोई भी मैटर हो। खैर, आगे बढ़ते हैं। तो इस भारत ये टी शर्ट को लेकर अमित शाह जी ने भी अपनी रैली में कहा था, देखो राहुल बाबा, अमित शाह ने, माननीय आदरणीय अमित शाह ने अपने राजस्थान की रैली में बोला था कि ये राहुल बाबा इतने की टी शर्ट पहन के घूम रहे हैं। देखो आप ये वीडियो। अभी ये वो राहुल बाबा भारत जोड़ो यात्रा लेकर निकले हैं, विदेशी जर्सी पहनकर, विदेशी टी शर्ट पहनकर भारत जोड़ने निकले हैं। तो आइए पीएम के अगले कॉल से पहले थोड़ी चर्चा कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा की भी कर लेते हैं, क्योंकि कोई और तो कवर नहीं कर रहा, हम ही कर लेते हैं थोड़ी सी। तो दोस्तों, कांग्रेस की ये जो भारत जोड़ो यात्रा है 7 सितंबर को कन्याकुमारी से शुरू हुई थी, और अपने ये इस समय 12वें दिन पे है, और अभी ये केरल पहुंच चुकी है जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। और इस दौरान राहुल गांधी की कई तस्वीरें, वीडियो सामने आए हैं, जिसमें कुछ तस्वीरें आपके दिलों को छू लेंगी, बड़ी प्यारी लगेंगी, आप स्क्रीन पे देख सकते हो साइड में। और तो वहीं कुछ वीडियो बीजेपी द्वारा रिलीज करके उन पे आरोप भी लगाया गया है कि ये कैसी बातें कर रहे हैं। इनको लेके एक संवाद भी था 2 लोगों का, जिसमें राहुल गांधी पे कुछ धर्म को लेके बताया जा रहा था कि गलत टिप्पणी कर दी, ऐसा कुछ। और ये अब भारत जोड़ो यात्रा जो है कांग्रेस पार्टी की योजना के अनुसार आने वाले 150 दिनों में देश के 12 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों से होकर गुजरेगी, और इसमें कुल वो 3,570 किलोमीटर का सफर तय करेंगे, जिसमें इस यात्रा की जो समाप्ति होगी वो कश्मीर में जाके श्रीनगर में खत्म होगा। तो अब सवाल ये होता है कि प्रधानमंत्री जी थोड़ा चिंतित भी होंगे। प्रधानमंत्री जी जो इस समय सत्ता में पार्टी है वो भी चिंतित है, मतलब भाजपा चिंतित तो होगी कि भाई इतनी बड़ी यात्रा चल रही है तो कहीं कुछ फर्क तो नहीं पड़ जाएगा आने वाले चुनावों में। हालांकि एक बात बता दें आपको कि अभी इस यात्रा में हिमाचल प्रदेश और गुजरात का नंबर बहुत आखिरी में आएगा, और इसको लेकर कांग्रेस सवालों के घेरे में भी है। क्या वो डरते हैं हिमाचल प्रदेश और गुजरात में जाने से? क्योंकि अभी आपको पता होगा इसी साल वहाँ पे चुनाव होने हैं, साल के अंत में। तो आइए अब इस बात पे भी चर्चा कर लेते हैं, क्या ये सत्ता में जो बैठे लोग हैं उनके लिए चिंता का विषय है या नहीं। तो मेरे जवाब में आपको अपना जवाब ढूंढना है। तो देखिए, आज़ाद भारत के इतिहास में अब तक जो सबसे सफल पदयात्रा रही थी, या पदयात्रा का जो सबसे फायदा मिला था किसी को, तो वो था चंद्रशेखर।
पूरा नाम नेता वाईएस चंद्रशेखर जब 2003 में पदयात्रा पे निकले तो उन्होंने सूखा ग्रसित इलाकों में कम से कम 1500 किलोमीटर की 60 दिनों में यात्रा की। जहां पे सूखा पड़ा था उन्होंने स्पेशली उस जगहों की यात्रा की और उसका असर ये निकला कि जो उस समय 17 में तेलुगु देशम पार्टी थी जिसके सीएम चंद्रबाबू नायडू थे, उनकी सत्ता को उन्होंने उखाड़ फेंका। तो पदयात्रा का कुछ ना कुछ तो फायदा होता ही है। और इसके अलावा पूर्व प्रधानमंत्री श्री चंद्रशेखर ने भी पदयात्रा की थी 1983 में और उस यात्रा को भारत यात्रा का नाम दिया गया था। हालांकि उसका कुछ तुरंत फायदा देखने को नहीं मिला, लेकिन कुछ सालों बाद उसका भी फायदा देखने को मिला उन्हें और वो क्या बोलते हैं सत्ता में आए। मतलब कुछ महीनों के लिए या कुछ, मुझे जहाँ तक याद है ज़्यादा समय के लिए नहीं आए थे क्योंकि समर्थन उनसे वापस ले लिया गया था, तो कुछ समय के लिए वो सत्ता में रहे। अब बात आती, और हाँ एक सबसे करंट उदाहरण दूं मैं आपको तो 2018 में मध्य प्रदेश में आपके माफ़ कीजिएगा 2018 में मध्य प्रदेश में दिग्विजय सिंह ने भी नर्मदा यात्रा निकाली थी, जहां पे कांग्रेस की करीब 15 साल से सरकार नहीं आई थी। वहां पे पदयात्रा का उन्हें इतना फायदा हुआ था कि करीब उन्होंने 110 विधानसभा सीटों का दौरा किया और उन्हें उसका परिणाम कुछ इस प्रकार मिला कि जब चुनाव हुए मध्य प्रदेश के संपन्न तो उन्हें 114 सीटें मिली। हाँ, उसके बाद की कहानी ये है कि वो अपनी सरकार नहीं बचा पाए, ज्योतिरादित्य सिंधिया तोड़ के उधर चले गए और फिर हमें पता है क्या हुआ, शिवराज सिंह चौहान भाजपा के वहाँ के मुख्यमंत्री है। लेकिन पदयात्रा का फायदा होता है, इसमें कोई शक नहीं है। तो इन तर्कों से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस यात्रा को बीजेपी हल्के में क्यों नहीं लेना चाहती। खैर, एक मेहनत की मैंने छोटे छोटे डाटा निकाले, शायद कुछ गलतियां भी होंगी, कुछ गलत भी बताया हो सकता है, उसके लिए मैं माफ़ी भी चाहता हूँ, पर जहाँ तक मेरी समझ है मैंने फैक्ट बताए हैं आपको। खैर, इस वीडियो में इतना ही। तब तक इंतजार है हमें प्रधानमंत्री जी के अगले कॉल का, क्योंकि इस कॉल को मैं जब उठाने गया तभी वो कट चुका था। तो अगली कॉल पे प्रधानमंत्री जी के फिर से हम एक एपिसोड लेके आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, पसंद आया तो शेयर करें और थोड़ा सब्सक्राइब भी करें, थोड़ा हौसला बढ़ाएं, अच्छा लगेगा। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।